नमस्ते बच्चों। आज के इस अध्याय पहले के जो दूसरा वीडियो है और अपना विषय चल रहा था भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, और उस दृष्टि से अपन ने कल के वीडियो में भारतीय संविधान की 5 विशेषताओं का अध्ययन किया था। इसके बाद आगे की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनका आज अपन इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। कल की जो प्रमुख विशेषताएं थी अपनी, तो पहली थी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान, दूसरा प्रस्तावना, तीसरी विशेषता थी विश्व का सबसे विशाल संविधान, चौथी विशेषता थी लिखित एवं निर्मित संविधान, और 5वीं विशेषता थी संसदीय शासन व्यवस्था। आज छठी विशेषताओं का अपन विश्लेषण करेंगे, और वो छठी विशेषता है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। अर्थात भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि संविधान में नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं और अधिकारों के साथ साथ उनके कुछ कर्तव्य भी निहित किए गए हैं। उनके बारे में अपन इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, छठी विशेषता है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार हैं और 11 मौलिक कर्तव्य माने गए हैं। अब वो उनकी पृष्ठभूमि किस प्रकार से है अपन इसको समझते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक दर्शाया गया है। संविधान निर्माताओं ने प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार देश के नागरिकों को दिए थे, जिनमें पहला था समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5वां संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और 7वां जो मौलिक अधिकार था हमारा संपत्ति का अधिकार। लेकिन वर्तमान में भारत के सभी नागरिकों को केवल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, और ये जो 7वां मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, इस अधिकार को समाप्त कर दिया गया। भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के बाद इस मौलिक अधिकार को अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। अतः वर्तमान में हमारे पास में केवल 6 मौलिक अधिकार हैं, और इन मौलिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए सरकार को अनिवार्य रूप से नागरिकों को उपलब्ध कराने होते हैं। यदि किसी कारणवश इन अधिकारों का हनन होता है तो देश का प्रत्येक नागरिक इन अधिकारों की प्राप्ति के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है। साथ ही आगे इसको और मजबूत बनाते हुए संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा जो दिसंबर 2002 में किया गया था, और इसके बाद इसी में एक धारा जुलाई 2009 में संसद के द्वारा पारित होकर के जोड़ी गई थी, और उसे संपूर्ण देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू किया था। और वो था कि जो प्रारंभिक शिक्षा है, अर्थात प्रारंभिक शिक्षा का जो अधिकार है नागरिकों को, वो मूल अधिकार के रूप में उसमें शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत बात ये होती है कि 2010 से संपूर्ण देश में निःशुल्क एवं बाल अधिकार शिक्षा अधिनियम नागरिकों को उपलब्ध है, जिसमें देश के प्रत्येक बालक जिनकी आयु
6 से 14 वर्ष तक की है तथा कक्षा 1 से 8वीं तक उनको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध होगी, अर्थात निःशुल्क शिक्षा सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इस अधिकार को अनुच्छेद 21 के बाद में एक उप रूप में जोड़ा गया जिसे अनुच्छेद 21A माना जाता है और ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने से संबंधित है। याद रहे कि ये जो अधिकार है ये सब स्वतंत्रता के मूल अधिकार के रूप में जोड़े गए हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो मौलिक अधिकार है ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में कार्य करते। इन मौलिक अधिकारों का महत्व को स्पष्ट करते हुए MC छागला ने कहा है कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका या एक स्वतंत्र न्यायालय ही नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का काम कर सकता है। इसलिए भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकारों का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय को बनाया है और संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है जिस पर कोई भी सभ्य देश गर्व करता है या कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार हमारे लिए एक हथियार के रूप में कार्य करते हैं और हम देश के अंदर एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने में ये 6 मौलिक अधिकार हमारे स्वाभिमान की रक्षा करते हैं। इसके बाद 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, अर्थात जहाँ एक और नागरिकों को मौलिक अधिकार संविधान में दिए गए, लेकिन संविधान निर्माताओं ने प्रारंभ में संविधान निर्माण करते समय मौलिक कर्तव्यों का कोई उसमें भाग नहीं जोड़ा था। बाद में ऐसी कुछ आवश्यकता महसूस हुई और नागरिकों को अधिकारों के साथ साथ उनका कर्तव्य भी अनुभव हो और कर्तव्य पालना के दृष्टि से भी वो देश के साथ जुड़ें। इस दृष्टि से भारतीय संसद ने 42वें संविधान संशोधन करके जो 1976 में किया गया, नागरिकों के कुछ मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए और ये मूल कर्तव्य का महत्व क्या है कि इन मूल कर्तव्यों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का एक संवैधानिक दायित्व माना गया। इसमें संविधान का पालन करना, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता की रक्षा करना, देश में भाईचारे की भावना बनाए रखना और भारत की प्राकृतिक एवं पर्यावरणीय स्थिति की रक्षा करना और भारत की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना, ऐसे प्रमुख कुछ बातों को एक प्रत्येक नागरिक के लिए अनिवार्य अनुपालना के रूप में संविधान में जोड़ा गया, ताकि हमको इस बात का भान रहे कि जहां हम एक और अधिकार प्राप्ति के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं, तो फिर हमारे कुछ कर्तव्य ही भी हैं इस देश के लिए जो हमें करने चाहिए। आगे चलते हैं अपन। अप्रैल 2010 में जब देश में शिक्षा अधिकार कानून लागू किया गया था, इस संबंध में 86वां संविधान संशोधन करते हुए 11वां मौलिक कर्तव्य भी संविधान में जोड़ा गया और वो 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने 6 से 14 वर्ष की आयु का जो बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना होगा। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि अब भारत का प्रत्येक अभिभावक, अगर उसका कोई बालक 6 से 14 वर्ष का है तो उस अभिभावक का कर्तव्य है कि वह अपने बालक को स्कूल में शिक्षा दिलवाए और यदि वह
ऐसा करने में असमर्थ रहता है तो वह अपने मूल कर्तव्यों का उल्लंघन माना जाता है। इसलिए वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार एवं 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है और ये सब प्रत्येक नागरिक के लिए इनकी अनुपालना अनिवार्य मानी गई है। 7वीं संविधान की विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में इनका वर्णन है। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर के भारतीय संविधान निर्माताओं ने इन नीति निर्देशक तत्वों का भारतीय संविधान में समावेश किया अर्थात वर्णन किया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे विचार या वो बातें हैं जो भविष्य में बनने वाली सरकारों के समक्ष पथ प्रदर्शक की भूमिका का निर्वहन करती है। इसका मतलब ये है कि नीति निर्देशक तत्व में वो बातें हैं जिससे कोई भी सरकार अपने शासन को लोक कल्याणकारी कैसे बना सकता है। अगर इन नीति निर्देशक तत्वों के अंदर दी गई बातों का शासन प्रशासन लागू करता है, पालन करता है, तो उसकी शासन लोक कल्याणकारी माना जाएगा। यद्यपि इनके क्रियान्वयन करने के लिए सरकार की बाध्यता संविधान में नहीं दर्शाई गई, अर्थात कोई सरकार यदि इनको लागू नहीं करे तो उसके ऊपर किसी प्रकार का दंड का प्रावधान नहीं है, ये स्वैच्छिक है। इसलिए इनका उल्लंघन होने पर न्यायालय में किसी प्रकार का वाद नहीं किया जाता है और लोक कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक होने के कारण किसी भी सरकार द्वारा इनकी उपेक्षा संभव नहीं होती है, अर्थात इन बातों का सभी सरकारें पालन करती है और इनको लागू करने का प्रयास करती है। 8वीं विशेषता है समाजवादी राज्य। इसका तात्पर्य है कि संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में भारत को समाजवादी गणराज्य घोषित किया गया है। यद्यपि मूल संविधान में ये शब्द प्रयुक्त नहीं था और संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द भारतीय राज व्यवस्था को एक नई दिशा दिए जाने की भावना को दृष्टिगत रख करके जोड़ा गया, अर्थात जो संविधान की जो प्रस्तावना है और उसकी जो बातें हैं उसके अंदर इस समाजवादी व्यवस्था को प्रारंभ में नहीं जोड़ा गया था, बाद में 1976 में प्रस्तावना में ये एक शब्द जोड़ा गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं ये हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है और इन विशेषताओं के कारण ही हमारा संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान माना जाता है।